हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम लेके आए इकोनॉमिक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ मनी एंड क्रेडिट। हम जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम एनसीईआरटी के चैप्टर बाय चैप्टर कवर कर रहे हैं, उसके अंदर टॉपिक बाय टॉपिक, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट्स, और हर कॉन्सेप्ट को हम एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ला रहे हैं ताकि हम वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया या एसएससी हो गया, उन सब में हम अपीयर कर सके इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। हमारे पास एडवांटेज ये है दैट एनसीईआरटी में कंटेंट इज नॉट अपडेटेड, यानी कि जो करंट फिगर्स है, फैक्ट्स है, उससे अपडेट नहीं किया हुआ है, बट हमने हमारी वीडियो सीरीज में जो ये लेक्चर सीरीज है हमारी, उसके अंदर हमने हर एक कंटेंट को अपडेट करके लाए हुए हैं। राइट, सो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, दैट इज मनी एंड क्रेडिट। अब मनी एंड क्रेडिट के अंदर जो मेन चीज हमें समझनी है दैट इज कि मनी का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। सी, इवोल्यूशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आज के डेट में जब हम पहुँचे हैं कि हम पहले पेपर करेंसी यूज़ कर रहे थे। राइट, पेपर करेंसी से हम ई करेंसी यानी कि ई मनी का कॉन्सेप्ट आया गया, हम इलेक्ट्रॉनिक मनी ज़्यादा यूज़ करने लग गए। अब आया कि क्रिप्टो करेंसीज का भी कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गया। सो कहने का मतलब ऐसा है कि जितना बेटर तरीके से आप एक इवोल्यूशन समझोगे, एक इवोल्यूशन का रीज़न समझोगे कि हम जैसे बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम से हम कमोडिटी सिस्टम पे क्यों आए, कमोडिटी से हम कॉइनेज पे क्यों आए, कॉइनेज से हम पेपर करेंसी पे क्यों आए, फिर पेपर करेंसी से हम फिएट करेंसी पे क्यों आए, एंड अल्टीमेटली क्रिप्टो करेंसी पे क्यों आए। तो अगर इसको हम बेटर तरीके से समझते हैं, सो देयर इज अ फिगर, दैट मीन्स यहाँ पे हमने इस तरीके से फिगर ड्रॉ किया है जिसके अंदर ये चीज़ रखा है कि इट इज स्टार्टेड विद द बार्टर सिस्टम, कि ये बार्टर सिस्टम से स्टार्ट होता है। बार्टर सिस्टम के बाद कमोडिटी हो गया, कोइनेज हो गया, पेपर करेंसी हो गया। पेपर करेंसी में भी दो तरीके से डिवाइड होता है, पहला आ जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड के बेसिस पे था, एंड देन वो फिएट करेंसी हो गया, देन वो इलेक्ट्रॉनिक मनी पे आ गया यानी कि डिजिटल कार्ड सिस्टम हो गया, फिर ऑनलाइन सिस्टम हो गया, एंड देन एट देन क्रिप्टो करेंसीज दैट इज बिटकॉइन टाइप की करेंसीज काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लग गई थी। राइट, तो हम वन बाय वन थोड़ा सा इनको ब्रीफली समझेंगे ताकि हम इवोल्यूशन ऑफ मनी को काफ़ी बेटर तरीके से समझ पाए, क्योंकि जितना बेटर तरीके से आप इवोल्यूशन समझोगे उतना बेटर तरीके से आप इकोनॉमिक स्टैंडर्ड समझोगे कि हमारे इकोनॉमी में एट प्रेजेंट जो करेंसी इवॉल्व हो रही है वो किस तरीके से इवॉल्व हुई है। मतलब ये एक सोचने वाली बात भी है ना, इट्स अ काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट वी शुड पॉन्डर विद अवर सेल्फ, दैट हाउ इकोनॉमीज हैव इवॉल्व, कि उन्होंने बार्टर सिस्टम से बढ़ते बढ़ते आज के टाइम में हम क्रिप्टो करेंसी पे आ गए। सो दैट मीन्स दिस इज द काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जो आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। ओके, तो इसको हम समझते हैं। जैसे सबसे पहले जो स्टार्ट होता है दैट इज द बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम को अगर हम थोड़ा सा नॉर्मल वे में समझते हैं, हमें थोड़ा बहुत आइडिया आता है, फिर भी अगर हम थोड़ा बहुत समझते हैं कि बार्टर सिस्टम में क्या रहता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो टाइप की एंटिटी है। एक है राजा, आई गेस, फर्स्ट इज राजा एंड सेकंड इज रानी। ओके, अब इन दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन होगा। अब ट्रांजैक्शन किसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि ये दोनों की डिमांड क्या है और दोनों के पास सप्लाई क्या है। फॉर एग्जाम्पल, राजा के पास फिश है और रानी के पास चिकन है। ओके, अब राजा को चिकन चाहिए और रानी को फिश चाहिए, तो यहां पे क्या होगा कि ये दोनों के बीच में एक बार्टर सिस्टम का ट्रांजैक्शन हो गया। दैट मीन्स कि यहां पे जिसको चिकन चाहिए था उसके पास फिश है, और जिसको फिश चाहिए था उसके पास चिकन, तो ये दोनों ने एक दूसरे के साथ एक ट्रांजैक्शन कर लिया। सो दैट इज द बार्टर सिस्टम, कि आप एक गुड के बदले दूसरा गुड लेके आते हैं तो वो बार्टर सिस्टम का पार्ट हो जाता है। राइट, तो ये एक वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पे जो इवोल्यूशन का रीजन है, राइट, कि हम बार्टर सिस्टम जब इस तरीके से फीजिबल चल रहा था, जब दोनों पार्टी हैप्पी थी, तो फिर हम बाद में उसको चेंज क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे एक इश्यू आ रहा था, दैट वाज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड। डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड, दैट मीन्स कि अगर राजा को चिकन चाहिए था तो रानी से मिल गया, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि रानी के पास, रानी समझ लीजिए कि वेजिटेरियन है, तो उसके पास चिकन नहीं है, उसके पास कोई टाइप की वेजिटेबल्स है। वेरेज राजा को क्या खाना था? राजा को तो चिकन खाना था, राइट। एंड रानी वेजिटेरियन, तो रानी को फिश नहीं खाना है। या फिर हम कह सकते हैं कि चलो रानी को फिश खाना है,
बट राजा को चिकन नहीं खाना है, राजा को सब्जियां खानी, वेजिटेबल्स खानी है। तो दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो डिमांड रानी के पास, रानी की थी, वो सप्लाई राजा के पास होनी चाहिए, और जो डिमांड राजा की थी उसकी सप्लाई रानी के पास होनी चाहिए थी। तब जाके एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड होगा और तभी बार्टर सिस्टम पॉसिबल होगा, वरना बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं है। सो दिस वाज द मेजर चैलेंज जो फेस कर रहे थे हम विद रिस्पेक्ट टू द बार्टर सिस्टम। एंड हेंस यहाँ पे लगा कि इकोनॉमिस्ट को और सोसाइटीज धीरे धीरे इवॉल्व हुई, सो दे अंडरस्टूड दैट ओके हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते, एंड देन दे शिफ्टेड टू द कमोडिटी मनी। अब कमोडिटी मनी इज अ सिंपल सिनेरियो कि यहाँ पे क्या रखा गया था कि कमोडिटी में वेरियस काइंड ऑफ कमोडिटीज बताई गई कि क्या टाइप की कमोडिटीज को हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, दैट मीन्स कि प्रीशियस मेटल्स हो गए, राइट। इसके अलावा बोला कि और भी टाइप की कमोडिटीज रहती है। क्या टाइप की कमोडिटीज रहेगी? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कैटल आ जाएगा, ठीक है, लाइफ स्टॉक आ जाएगा, हमारा ग्रेन्स आ जाएगा, जो भी मैं कल्टीवेट कर रहा हूँ फ्रॉम द एग्रीकल्चर, सो ग्रेन्स आ गया, कैटल आ गया, लाइफ स्टॉक आ गया, एंड गोल्ड सिल्वर कॉपर तो है ही है। अब यहाँ पे ये एज अ कमोडिटी मनी यूज हो रहा था। दैट मीन्स कि ये वो टाइप की मनी है जिनमें सबकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। दैट मीन्स गोल्ड में खुद की एक वैल्यू है उसके पास, सिल्वर की खुद की वैल्यू है, कॉपर की खुद की वैल्यू है, ग्रेन्स की खुद की वैल्यू है, लाइफ स्टॉक की खुद की वैल्यू है। अनलाइक जो हम अभी जो पेपर करेंसी यूज कर रहे हैं, वो पेपर की वैल्यू नहीं है, बट वो पेपर के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के सिग्नेचर आ गया तो उसकी वैल्यू बनी है, वरना उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, राइट। तो कहने का मतलब ऐसा है कि यहां पे जो भी टाइप की कमोडिटीज यूज होती थी एज अ मनी, उन सब की एक इंट्रिंसिक वैल्यू थी, सबकी खुद की एक वैल्यू थी। अब यहां पे ये यूज होने लगा, बट यहां पे एक इश्यू जनरेट होने लग गया। दैट मीन्स कि यहां पे इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो है, बट एक मेजर इश्यू था कि अगर आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है, अगर कोई बड़ा ट्रांजेक्शन करना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, सो इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट टू कैरी ग्रेन्स और द लाइफ स्टॉक और द कैटल, तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्टी ला रहा था। सेकेंड इशू जो यहाँ पे जनरेट हो रहा था, दैट मीन्स कि अगर आपको कोई भी छोटा प्रोडक्ट परचेज करना है, अब जैसे मैंने क्या कहा कि दीज आर द प्रीशियस मेटल्स है एंड दीज आर वेरी बिग कमोडिटीज। तो अगर आपको कोई छोटी चीज खरीदनी है, मतलब मान लीजिए कि आपको एक ताला खरीदना है, अब ताले की इतनी वैल्यू तो है नहीं, तो गोल्ड और सिल्वर से वो ताला खरीदा नहीं जा सकता। अब अगर बोले कि हम ग्रेन से खरीदेंगे, तो ग्रेन से ताला खरीदना, दैट मीन्स वो वापस बार्टर सिस्टम की तरफ हम आ रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि वो ताले की वैल्यू कितनी है वो निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। क्या 1 किलो गेहूं में वो ताला बिकता है या 2 किलो गेहूं में वो ताला बिकता है? तो दैट इज द मेन सिनेरियो। तो ये एक डिफिकल्टी कर रहा था। वेरेस इसके अंदर जो गुड्स थे वो पेरिशेबल गुड्स थे। पेरिशेबल इन द सेंस क्या है कि ग्रेन्स है वो कुछ टाइम के बाद खराब हो जा रहे हैं, ओके। लाइव स्टॉक है उनका, वो उनमें हाई मेंटेनेंस लग रहा है कि क्योंकि अगर आप एक लिविंग बीइंग को रख रहे हो ना, तो लिविंग बीइंग को आपको खाना कराना करेगा, खाना कराओ, उनको पिलाओ, एंड एट द एंड उनको कोई भी डिजीज से उनको बचाओ, तो रेगुलर टाइम पे कोई मेडिसिन है या और भी बहुत सारी चीजें होती है जो एक लिविंग बीइंग को रखने के लिए चाहिए होती है। सो दैट मीन्स दीज आर द इश्यूज। सो ये एक इशू फेस हो रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और जो इशू फेस हो रहा था, दैट मीन्स मैंने क्या कहा कि ये प्रीशियस मेटल्स है। अब ये प्रीशियस मेटल की जो वैल्यू थी, या फिर हम बाकी की वैल्यू की अगर बात करते हैं कि ग्रेन्स की वैल्यू थी, तो मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं हम माइनिंग से, ठीक है, ग्रेन्स हम उगाते हैं, तो इनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? वैल्यू ऑफ कमोडिटी विल डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई, कि ये प्रीशियस मेटल की कितनी डिमांड है, उसके बेसिस पे उनकी कितनी सप्लाई है, उसके बेसिस पे वो कमोडिटी की वैल्यू डिफाइन की जाएगी। वेरेज अगर हम ग्रेन्स का देखें, तो ग्रेन्स की डिमांड कितनी है, ग्रेन्स की सप्लाई कितनी है, उसके बेसिस पे उसकी वैल्यू निकाली जाएगी। सो दैट मीन्स इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द इकोनॉमिस्ट और फॉर द ट्रेडर कि वो कैलकुलेट कर सके कि हाँ हमें एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या रखनी चाहिए थी। सो हेंस उन्होंने कहा कि दैट ओके वी कैन नॉट भी रिलाय ऑन द कमोडिटी मनी, तो हमें एक न्यू टाइप ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे शिफ्ट होने की जरूरत है। एंड वहां पे आया था दैट इज द मेटालिक मनी। अब मेटालिक मनी वाज कंपैरेटिवली क्वाइट सिंपल, क्योंकि इनके अंदर इसमें क्या रखा था मेजरली कि मेटालिक मनी में बोला कि हम जो भी मेटल्स होंगे उसका
एक कॉइन बना देंगे, दैट मीन्स कि कॉइनेज स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब वेरियस टाइप था कि किसी के पास गोल्ड है, ठीक है, किसी के पास सिल्वर है, किसी के पास कॉपर है, या कोई और टाइप का हो गया, टिन हो गया। तो जितने भी टाइप के मेटल्स है उन सब का आप कॉइन बना सकते हो। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट ऐसा हो गया था कि ये इजी हो रहा था कंपैरेटिवली, कि ये इजी हो रहा था, लेकिन पॉइंट है कि एक कॉइन की जो वैल्यू है वो बहुत कम है। जैसे ये 1 रुपया की बात कर रहे हैं हम, तो 1 रुपये में मेरे को क्या चीज़ें मिलेगी, मतलब ज़्यादा कुछ खास तो मिलेगा नहीं। तो अगर मान लीजिए कि मेरे को कोई एक ताला खरीदना है, वो ताला मेरे को बोल रहे हैं कि 100 रुपये का ताला है, तो मेरे को 1 रुपये के 100 कॉइन चाहिए होंगे। अब ये तो सिर्फ मैंने ताले की बात करी। अब अगर मेरे को कोई घर खरीदना है तो वो काफ़ी हज़ारों में या लाखों रुपए में मिलता होगा तब, तो मेरे को इतने सारे कॉइन्स चाहिए होंगे। तो जब आपको इतने सारे कॉइन्स चाहिए होते हैं तो इतने सारे कॉइन्स आपको मिंट करने पड़ते हैं, मतलब इतने सारे कॉइन्स आपको छपवाने पड़ेंगे। अब जितने ज़्यादा आप कॉइन्स छपवाओगे उतने ज़्यादा ये जो प्रीशियस मेटल्स है इनकी अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी, और जितनी ज़्यादा इनकी अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी उतना ज़्यादा उनके अंदर में गोल्ड, सिल्वर या कॉपर या जो भी मेटल, मेन मेटल कंटेंट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो उससे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू वापस कम होती जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो प्रीशियस मेटल की अवेलेबिलिटी है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो यहाँ पे वापस एक इशू क्रिएट हुआ था। देन जो प्रोसेस ऑफ मिंटिंग था दैट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव, कि मिंटिंग प्रोसेस थोड़ा एक्सपेंसिव हो चुका था, एंड कई सारे लोग इसका काउंटरफीटिंग प्रिंट करने लगे थे, यानी कि फेक करेंसीज रिवॉल्व होना स्टार्ट हो गई थी, फेक कॉइन्स रिवॉल्व होना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे उनको लगा कि ओके दैट वी कैन नॉट रिलाई ऑन दिस टाइप ऑफ करेंसी, तो हमें वापस स्विच करने की ज़रूरत है। तो यहां पे फिर आया द कॉन्सेप्ट ऑफ द पेपर मनी। अब पेपर मनी दो तरीके से आए थे, यहां पे बहुत ध्यान से समझना कि पेपर मनी का अगर हम कॉन्सेप्ट समझते हैं तो दो तरीके से आई थी। सबसे पहले जो था दैट वाज द गोल्ड स्टैंडर्ड। अब गोल्ड स्टैंडर्ड में ऐसा होता था कि आपके पास जितना गोल्ड अवेलेबल है आप उतनी करेंसी इशू कर सकते हो। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास 100 किलो का गोल्ड है तो मतलब ऐसा निकाला गया कि एक पेपर करेंसी में जो 1 ग्राम का गोल्ड है वो 30 रुपए का या 45 रुपए का है, ठीक है। दैट मीन्स कि मेरे पास अगर 100 ग्राम का गोल्ड रहेगा तो मैं 450 रुपए का, 450 रुपए तक का पैसा मैं प्रिंट कर पाऊंगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि एक कंट्री के पास करेंसी कितनी रहेगी वो किस पे डिपेंड करेगा कि उसके पास अमाउंट ऑफ गोल्ड कितना है, ओके। और जितना अमाउंट ऑफ गोल्ड होगा उतना ही वो करेंसी प्रिंट कर पाएगा। तो इसके अंदर चैलेंज जब कब फेस हुआ, जब वर्ल्ड में एक ग्लोबल डिप्रेशन आया 1929 में। वो डिप्रेशन में ऐसा था कि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो गई थी, तो गवर्नमेंट्स को मनी सप्लाई इंक्रीज करनी थी बट वो नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि तब गोल्ड स्टैंडर्ड चल रहा था कि आपके पास जितना गोल्ड होगा आप उतना ही मनी प्रिंट कर पाओगे, उतनी ही पेपर करेंसी प्रिंट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो जब ग्लोबल डिप्रेशन हुआ तब लोगों को समझ आ गया ओके वी कैन नॉट रिलाई ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे उन्होंने ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आए गए। और तब तक ऐसा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, वो ख़त्म होने की तगार पे आ गया था, बहुत सारी कॉलोनीज डीकॉलोनाइज हो चुकी थी, बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। सो उन्होंने कहा दैट अब इतनी सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो चुकी है तो नाउ वी शुड फोकस अपॉन द फिएट मनी। जो फिएट मनी का कॉन्सेप्ट आया गया। अब फिएट मनी का बेसिक सिनेरियो क्या है कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फिएट मनी। इसका मतलब यही है कि दिस काइंड ऑफ मनी इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट इसको बैक कर रही है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो नोट है उसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर की सिग्नेचर है, जो ये सिग्निफाई कर रहा है कि अगर ये नोट कोई भी अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, ये उनकी लायबिलिटी है, राइट। तो ये चीज सिग्निफाई किया जाता है एज अ फिएट मनी कि गवर्नमेंट बैक्स रहा है। तो दैट मीन्स कि अगर वापस कोई डिप्रेशन आता है तो जब डिप्रेशन आएगा तो ये क्या करेंगे कि मनी सप्लाई कम है तो वो मनी सप्लाई और ज्यादा प्रिंट होने लग जाएगी, राइट। बट यहां से कई सारे इश्यूज रेज कंसर्न किए गए थे that अगर आप गवर्नमेंट बैक रहता है तो देयर आर चांसेस कि वहां पे पावर का मिसयूज किया जाता है। मिसयूज कर सकते हैं तो यहाँ पे इन्फ्लेशन आ सकता है, बहुत ज़्यादा आप पैसा प्रिंट कर सकते हो तो इन्फ्लेशन आ सकता है। एंड एक और जो इशू यहाँ पे परसिस्ट कर ही रहा था दैट वाज द काउंटरफीट।
दैट मीन्स कि फेक करेंसीज काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्व होने लग गई है। तो ये तो अभी भी है। तो इसे ओवरकम करने के लिए हमने वापस एक सिनेरियो पे फोकस किया, दैट वाज द इलेक्ट्रॉनिक मनी, कि हाँ आप इलेक्ट्रॉनिक मनी में आप फेक करेंसीज नहीं बना सकते, राइट। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक मनी स्टार्ट किया। अब ये कब पॉसिबल हुआ? जब हमने थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे फोकस किया। जो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उस पे फोकस किया, जिसको डिजिटल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। उसको डिजिटल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, कि जब हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर लिया एंड उसको डिजिटल रेवोल्यूशन से भी कहा जाता है, तो दैट मीन्स हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। तो जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है टेक्नोलॉजीज का, तो फिर आपने धीरे धीरे फिर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इंक्रीज किए। अब जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो गए, तो आपको उनको पेमेंट करना है। अब पेमेंट करने के लिए आप अपने इंसान किसी को भेजते हो कि इतना सारा पैसा लेके वो वहां पे जाएगा, दे आर चांसेस कि उसके पास चोरी हो जाए, उसके लाइफ को थ्रेट है, आपके बिजनेस को थ्रेट है, सो दैट वाज नॉट अ फिजिबल टास्क। तो वहां पे स्लोली एंड ग्रेजुअली जब टेक्नोलॉजीज बढ़ी, तो कहा कि हम जब ट्रेड इंटरनेशनली ऑनलाइन कर सकते हैं, तो हम पेमेंट भी ऑनलाइन करना चाहिए। हैंड्स इलेक्ट्रॉनिक मनी का कॉन्सेप्ट आना इवॉल्व हो गया, एंड आज के टाइम में हम काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपीआई हो गया, ओके। लेकिन यहाँ पे इशू ये हो रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक मनी में सबसे बड़ा इशू था कि दे आर वेरी मच वल्नरेबल टुवर्ड्स हैकिंग। ये हैकिंग में बहुत ज़्यादा वल्नरेबल था, राइट। मतलब ये अभी भी है, अभी भी ये हैकिंग में काफी ज्यादा वल्नरेबल रहा है। तो हेंस इससे ओवरकम करने के लिए ह्यूमंस ने वापस इवोल्यूशन लाया। अब जब इवोल्यूशन हुआ, तो 2009 में एक नई टाइप की करेंसी आई, दैट इज द क्रिप्टो करेंसी। ये ब्लॉकचेन पे थी, इज अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐसा है कि एक ट्रांजैक्शन है, दूसरा ट्रांजैक्शन है, तीसरा ट्रांजैक्शन है, तो ऐसे ब्लॉक्स बनते जाएंगे। अब ये ट्रांजैक्शन को पता नहीं है कि इधर क्या हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन को पता नहीं है कि इधर क्या हो रहा है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे हैकिंग से वल्नरेबल नहीं है। दैट मीन्स ये हैक प्रूफ टाइप का सा टेक्नोलॉजी बनाया गया। सो दैट मीन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्कशन ये है कि हम किस तरीके से बार्टर सिस्टम से इवॉल्व हुए और क्रिप्टो करेंसी पे आए, और यहाँ पे हमने हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज एवरी टाइम इवॉल्व किया डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ग्लोबल सिनेरियो, ओके। तो उसके बेसिस पे हम अब समझते हैं द मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी, राइट। तो हमने बेसिक सिनेरियो सब समझ लिया, राइट। हमने हमारे लिए चीज़ें सिंप्लीफाई कर ली। तो अब अगर हम वापस आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मनी क्या है। मनी एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो क्या फैसिलिटेट करता है, ये ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट करता है, और इसका ऑब्जेक्टिव था टू एलिमिनेट द नीड फॉर बार्टर सिस्टम। दैट मीन्स द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, यानी कि दोनों के बीच में जो डिमांड है उनका डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए, तो ही वो हो सकता है। हालांकि हमने इवोल्यूशन किया, हमने बार्टर सिस्टम से इवॉल्व हुए टू मॉडर्न करेंसी। दैट मीन्स हमने पेपर नोट्स एंड कॉइन्स आया, एंड इसके अलावा हमने फिर ई मनी का कॉन्सेप्ट अभी देखा। हमने ई मनी के साथ फिर हमने क्रिप्टो करेंसी भी देखा, ओके। तो इस तरीके से हमने समझा है दैट इज द मीनिंग और द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी। वेरएज अगर हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज समझते हैं कि फंक्शन ऑफ मनी क्या है, दैट इज सिंपली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये हमने अभी सिंपल देखा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज किस तरीके से इवॉल्व हुआ गया है। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं इसका मेजर है कि ये बाइंग एंड सेलिंग को सिंप्लीफाई करता है, कि जो भी गुड्स और सर्विसेज आप परचेज या सेल करते हो उसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करता है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आया है यूपीआई, जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन ले गया। सिर्फ इंडिया में नहीं, कई सारी कंट्रीज में ये अपनी सर्विसेज लाया। तो कौन कौन सी कंट्री में सर्विसेज लाया, इसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए, राइट। वेरएज अगर हम देखते हैं कि ये लीगल टेंडर रखा गया है, दैट करेंसीज दैट आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो एज अ लीगल टेंडर रहती है। सो इसको इसका एक एग्जाम्पल आया था कि 2023 में आरबीआई ने जब 500 के नोट्स इंट्रोड्यूस किए थे, जहाँ पे सिक्योरिटी फीचर्स को और ज़्यादा इन्हेंस कर दिया था। सिक्योरिटी फीचर्स यानी कि जो लाइट हो गया, उसके अंदर महात्मा गांधी की फोटो होगी, कई जगह पे आरबीआई लिखा हुआ है, 500 लिखा गया है, भारत लिखा गया है। तो इस तरीके से कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स है उसके अंदर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यस इट कुड बी इंपॉर्टेंट, तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से पहले एक बार ये फीचर देख लेना, ओके। यस, नेक्स्ट जो चीज़ है इसके अंदर, वो है द रोल ऑफ बैंक। अब यहाँ पे बैंक का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि हमने पहले ये चीज़ समझी है कि बैंक का सबसे बड़ा रोल कैसे रहता है कि जो
इकोनॉमी में पैसा घूमना स्टार्ट कहाँ से होता है, ये हमेशा से हमारे माइंड में एक क्वेश्चन रहता है। ओके, तो इकोनॉमी में पैसा घूमना कहाँ से स्टार्ट होता है? तो हम कह सकते हैं कि एक कमर्शियल बैंक आपको लोन दे रही है। एक कमर्शियल बैंक ने क्या किया, आपको एक लोन दिया। लोन किसको दिया? समझ लीजिए कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं। ओके, अब ये पैसा कहाँ से स्टार्ट हुआ है? बैंक से स्टार्ट हुआ है कि बैंक ने एक मैन्युफैक्चरर को लोन दिया। ओके, अब मैन्युफैक्चरर को एक बिजनेस सेटअप करना है या उसको प्लांट सेटअप करना है, तो वो ये क्या करेगा, ये पैसा लिया उसने बैंक से और उसने एक प्लांट सेटअप किया, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया। अब वो सेटअप चलाने के लिए वो क्या करेगा, वो लेबर्स को हायर करेगा। ठीक है, अब ये लेबर को क्या देगा, वो इन रिटर्न वेजेस देगा, उनको पैसे देगा। अब जब आप लेबर को पैसे दोगे तो वो रोटी कपड़ा मकान की डिमांड करेंगे। तो जब लेबर्स को वेजेस मिलेगा तो उनका परचेजिंग पावर बढ़ेगा एंड हेंस वो इकोनॉमी में एक नई टाइप की डिमांड लेके आएंगे, दैट इज रोटी कपड़ा मकान की डिमांड लेके आएंगे। अब जब वो डिमांड लेके आ रहे हैं तो डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ेगा। सप्लाई बढ़ेगा यानी कि प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ा। तो जब आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा तो इकोनॉमी का नेशनल इनकम बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा तो इकोनॉमी का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो मेरा परचेजिंग पावर बढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बैंक का। अब बैंक जितना ज्यादा पैसा लोन में देगी उतना ज्यादा पैसा इकोनॉमी में घूमेगा, जितना कम पैसा लोन में देगी उतना कम पैसा इकोनॉमी में घूमेगा। तो यहां पे रोल आता है कमर्शियल बैंक का, जो आरबीआई बताता है कि आरबीआई बताता है कि आने वाले 2 महीने में आपको इकोनॉमी में इतना पैसा डालने की जरूरत है, क्योंकि हमें एट द एंड क्या करना है कि ये जो लेबर है उनका परचेजिंग पावर बढ़ाना है। तो उनका परचेसिंग पावर बढ़ाने के लिए आपको मार्केट में कितना लोन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनका परचेसिंग पावर बढ़ेगा तो चीजों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन से नेशनल इनकम बढ़ेगी और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा मेरा। अब जब मेरा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो मैं बाकी टाइप की चीजों की डिमांड करूंगा। लेबर अपने टाइप की चीजों की डिमांड कर रहा है, मैं बाकी टाइप की चीजों की डिमांड करूंगा। सो एट द एंड क्या होगा कि एक इकोनॉमी प्रॉस्परस वे में ग्रो करेगी, राइट। सो ये एक मेजर फर्क रहता है, दैट इज द रोल ऑफ बैंक। ओके, सो बैंक क्या करता है कि उसके पास पैसे आते हैं, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, इट एक्सेप्ट द पब्लिक डिपॉजिट एंड उसके बेसिस पे ये लोन देता है एंड उसका एक कैश रिजर्व भी बनाता है। वेरएज अगर देखते हैं कि इसका एक बेसिक एग्जांपल था कि जब कोविड-19 के टाइम पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जब इकोनॉमी में पैसा कम हो गया था, तो जब इकोनॉमी में पैसा कम हो गया था क्योंकि क्या हो गया था कि यहां पे लोग पैसा नहीं ले रहे थे, क्योंकि अगर इनके पास पैसा नहीं आएगा तो पैसा इकोनॉमी में नहीं घूमेगा। तो इनको पैसा लाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो लोन थे वो काफी चीप रेट पे देने लग गए, काफी सस्ते रेट पे वो देने लगे। तो उससे क्या होगा कि ये लोग ज्यादा लोन लेने लग गए। अब ये लोग ज्यादा लोन लेंगे, प्राइवेट सेक्टर जब ज्यादा लोन लेगा तो हर जगह पे वो पैसा डालते जाएंगे एंड उस तरीके से इकोनॉमी प्रॉस्परस होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एसबीआई ने कई सारे लोन की स्कीम लॉन्च करी गई थी जो स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करता है आफ्टर कोविड-19। स्मॉल बिजनेसेस क्यों पर्टिकुलरली? क्योंकि ये टाइप के बिजनेस क्या होते हैं, ये लेबर इंटेंसिव होते हैं। दैट मीन्स कि ये कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, ये लेबर को हायर करते हैं। तो जितना ज़्यादा ये लेबर को हायर करते जाएंगे, जितना ज़्यादा इनको लोन मिलेगा उतना ज़्यादा वो लेबर को हायर करेंगे और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, पर्टिकुलरली फॉर द सेमी स्किल्ड वर्कर्स, राइट। एंड अगर हम इंटरेस्ट रेट इनका कैलकुलेट करते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है, तो हम कह सकते हैं कि हायर इंटरेस्ट रेट होता है लोन पे एज कंपेयर टू वो कितना इंटरेस्ट रेट देते हैं डिपॉजिट्स पे। इसका एग्जांपल है कि अगर 2023 का देखते हैं, एसबीआई का जो लेंडिंग रेट था वो 7.5% था, वेरे जो इसका सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट है वो 3 to 4% का इंटरेस्ट रेट रहता है। ओके, तो दैट मीन्स हमने क्या समझ लिया, रोल ऑफ बैंक समझ लिया। अब अगर हम क्रेडिट देखते हैं, दैट लोन बैंक का काम क्या है, पैसा लेके पैसा देना, ताकि आप लोगों से पैसा लो, उनको सेविंग करवाओ, वो फाइनेंशियल लिटरेसी दिलवाओ, फाइनेंशियल इंक्लूजन करवाओ एंड देन बाकी लोगों को वो पैसा दो ताकि वो पैसा मार्केट में और ज़्यादा घूमता रहे एंड इकोनॉमी धीरे धीरे प्रॉस्पर होती रहे। तो ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव था। तो अगर इसका डेफिनेशन देखते हैं कि
क्रेडिट जो है वो क्रेडिट को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, सो इट इज एन एग्रीमेंट फॉर फ्यूचर पेमेंट इन एक्सचेंज फॉर मनी और गुड्स, कि जो भी आप गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते हो उसके बेसिस पे क्रेडिट डिफाइन किया जाता है। अब ये क्रेडिट का जो पैसा होता है ना वो आता है बैंक से, कि अगर मेरे को कोई भी चीज़ की परचेज करनी है बिजनेस में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब कोई भी जब बिजनेस सेटअप करते हैं ना लोग, तो खुद के घर से पैसा नहीं डालते हैं, वो जितना ज़्यादा हो सके वो मार्केट से पैसा लेंगे, क्योंकि मार्केट में पैसा चीप रेट में मिलता है। क्योंकि घर का पैसा क्या होगा कि फिर घर का पैसा लॉक हो जाएगा, आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, वेरेज मार्केट का पैसा है और घर का पैसा आप आराम से यूज़ कर पाओगे। तो आप मार्केट का पैसा उठाइए, दैट मीन्स कि वो क्रेडिट होगा और वो क्रेडिट से आप फिर बाकी का बिजनेस कीजिए। अब जब आप बिजनेस करते हो तो वहाँ पे आप कोई भी चीज कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करोगे। अब वो जब आप गुड्स और सर्विसेज परचेज करोगे तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट होगा, वो एग्रीमेंट का मतलब होता है क्रेडिट एग्रीमेंट। वो क्रेडिट एग्रीमेंट में ये होता है कि आपने बताया गया कि मैं आपको तुरंत पैसा नहीं दूंगा, मैं आपको पैसा दूंगा विद इन लेट्स से 15 डेज या 30 डेज या 45 डेज या 90 डेज या एक्सेट्रा, जिस तरीके से जो पीरियड चलता है वैसा। ओके, तो ये रहता है। अब इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट है कि ये क्या फैसिलिटेट करता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी फैसिलिटेट करता है, बट इट कैन लीड टू डेब्ट ट्रैप्स इफ मिसमैनेज, कि अगर आपने इसको अच्छे से मिसमैनेज नहीं किया तो डेब्ट ट्रैप हो जाएगा। कैसे होता है कि कई बार कैसा होता है कि एक छोटा बिजनेस है, एक नया बिजनेस है, समझ लीजिए कि एक नया बिजनेस आया है, ये बिजनेस ने क्या किया, ये बिजनेस ने परचेज किया, ठीक है, इसने परचेज किया, लेट्स से 5 लाख का इसने गुड्स परचेज किया। अब ये परचेज किए हुए को क्या करेगा, ये सेल करेगा। अब ये जब सेल कर रहा है तो इसने क्या किया कि जब सेल कर रहा है तो इसने सारा क्रेडिट पे सेल किया है। दैट मीन्स कि अगर उसने आज सेल किया है लेट्स से अक्टूबर में, तो उसको पैसा मिल रहा है दिसंबर में। तो दिसंबर तक सरवाइव करने के लिए इसके पास पैसा होना चाहिए। अगर उसने सारा पैसा परचेज में डाल दिया तो उसके पास पैसा नहीं है ये 3 महीने सरवाइव करने के लिए। सो दिस इज द मिसमैनेज, तो वो क्या हो गया, वो डेब्ट ट्रैप में चला गया। ओके, तो ये चीज है। अब देयर चांसेस कि यहां से पैसा टाइम पे भी नहीं आता, दिस हैपेंस इन बिजनेस एक्टिविटीज। फिर 2023 में एक एग्जांपल आया था कि 2023 में अबाउट 40% ऑफ इंडियन हाउसहोल्ड्स वर रिपोर्टेड टू बी इन डेप्थ विथ मैनी रिलाइंग ऑन इनफॉर्मल लोन्स। नाउ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में, कि इंडिया में लोग क्रेडिट उठा तो ले रहे हैं बट वहां पे मेजर इशू क्या क्रिएट हो रहा है, दैट इज द इनफॉर्मल लोन्स। तो अगर इसको हम बेटर तरीके से समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लोन्स, तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मल लोन क्या होता है, जो आप बैंक्स या कोऑपरेटिव से लेते हो जिसके अंदर कोलैटरल रखा जाता है या फिर एक डॉक्यूमेंटेशन रखा जाता है। वेयर इनफॉर्मल होता है मनी लेंडर से आप लेते हो जिसपे इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है और वहाँ पे रिस्क ऑफ डेब्ट ट्रैप्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये मेजरली कौन कौन अवेल करता है इंडिया में, जो फार्मर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा अवेल करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आया है कि जो मुद्रा लोन है विच इज़ अ फॉर्मल लोन अंडर दिस प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्मॉल एंटरप्राइजेस। वेरेस एक रिपोर्ट आरबीआई की सजेस्ट करी गई थी दैट जो इनफॉर्मल लैंडिंग रेट्स है कैन गो एज हाई एज 30 to 50% एनुअली, स्पेशली इन रूरल एरिया। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको आइडिया नहीं है कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट को चार्ज किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है ये इनफॉर्मल सेक्टर को डिस्करेज करना चाहती है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में इस तरीके से इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जाते हैं तो जो गरीब होता है वो और गरीब होता जाएगा और वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगा। ओके, तो इसको ओवरकम करने के लिए कई सारी प्रैक्टिसेस की जाती है। जैसे सबसे पहली प्रैक्टिस बताई गई है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का पूल बनाया जाता है। कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है कि समझ लीजिए कि 10 फार्मर्स है, तो 10 फार्मर ने क्या किया कि एक ग्रुप बना दिया। अब 10 फार्मर ने ये ग्रुप के अंदर सब ने 1000 रुपए डाल दिए, तो यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो गया, ये हो गया 10,000 रुपए हो गया। अब किसी एक फार्मर को अगर 2,000 रुपए की जरूरत है तो वो यहां से 2,000 रुपए का लोन ले लेगा और उस पर एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट वो एक फॉर्मल सेक्टर का पार्ट बन गया कि आपने एक ग्रुप से लिया है, वो ग्रुप आपसे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है जिसको आप टाइमली रीपे कर पाओगे। वरना आप सोचे ना कि जो 30 to 50% तक अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो आप कब पे कर पाओगे, तो दैट इज नॉट अ फिजिबल टास्क। ओके, तो अगर हम देखें कि 2023 तक देयर आर ओवर 8 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन इंडिया जो एम्पावर करता है ओवर 100 मिलियन वुमेन को। तो ये
एक काफ़ी बड़ा फिगर है जो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सकते हो। इसका मेजर फोकस क्या है कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जहाँ पे वुमेन के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा दी जाएगी एंड दे विल बी एड्रेसिंग सोशल इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव फैसिलिटेटेड एक्सेस टू माइक्रो फाइनेंस फॉर वुमेन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये एक रहता है कि आप जितना ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस दोगे वुमेन को, वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज होगा ना, अल्टीमेटली वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट हम और भी ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। ओके, लास्ट चीज जो है वो दैट इज द बैरियर्स फॉर द पुअर। अब पुअर के लिए बैरियर क्या है कि वो इनफॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा घिरे हुए हैं। दैट मीन्स दे उनके पास फॉर्मल सेक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है। आप रूरल एरिया में देखते हो तो वहाँ पे फॉर्मल सेक्टर है ही नहीं जो आपको पैसा दे पाएगा, वो सब इनफॉर्मल सेक्टर पे ही पैसा घुमाते रहते हैं, राइट। एक जगह से दूसरी जगह पे वो पैसा घूमता रहता है। सो दैट इज टोटली इनफॉर्मल सेक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा कि पुअर का काफ़ी ज़्यादा रिलायंस है ऑन दी इनफॉर्मल सोर्सेज, क्योंकि उनको फॉर्मल लोन्स नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि फॉर्मल लोन्स लेने के लिए कई सारे प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला हो जाता है कि सिबिल स्कोर आपका लेके आओ, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट लेके आओ, आप अपनी रेगुलर इनकम दिखाओ। तो ये सारे कई सारे इश्यूज होते हैं जो एक पुअर अफोर्ड नहीं कर पाता है, राइट। वेरेज 2023 का अगर फिगर देखते हैं तो ओनली अबाउट 10% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड हैव एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट। सिर्फ 10% रूरल हाउस होल्ड है जो फॉर्मल क्रेडिट का उनके पास एक्सेस रहता है। और अगर इसके अंदर हम आरबीआई का रोल देखते हैं तो ये रेगुलेट करता है फॉर्मल लैंडिंग का, राइट, कि फॉर्मल सोर्सेज पे क्यों फोकस करना चाहिए, क्योंकि आरबीआई का उसके ऊपर रोल है कि वो उसको रेगुलेट करता है। वो लिमिटेड ओवरसाइट ऑन फॉर्मल लैंडिंग को भी प्रैक्टिस पे रोक लगाता है। इसका एग्जांपल देखते हैं कि आरबीआई का एक है फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इम्प्रूव द अवेयरनेस अबाउट फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज। सी ये सारे फैक्ट्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फैक्ट्स रिकॉल करके लिखोगे एग्जाम में, स्पेशली इन मीन्स एग्जामिनेशन, सो काफ़ी इंप्रेसिव मार्क्स आपको मिलेगा, राइट। हालांकि प्रीलिम में हम लिख नहीं सकते, बट देयर आर चांसेस कि कुछ इस पे फैक्ट्स पूछ लेता है। ओके, सो अगर हम कंक्लूड करें तो कंक्लूजन पे हम ये कह सकते हैं कि जो मनी और क्रेडिट है, जैसे हमने समझा कि ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड गवर्नमेंट को और आरबीआई को, जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज है, पॉलिसीज है, उनको मेजर फोकस किस पे रहना चाहिए, टू एक्सपांड द फॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज। क्योंकि हमें ये पता है कि मनी क्या है, इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जितना ज़्यादा आप लोगों के हाथ में पैसा दोगे उतना ज़्यादा वो खर्चा करेंगे, और जितना ज़्यादा वो खर्चा करेंगे उतना ज़्यादा इकोनॉमी में पैसा घूमेगा। लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम का भी कॉन्सेप्ट होता है कि आप हर कितना ही पैसा नहीं दे सकते, वरना हाइपर इन्फ्लेशन के सिनेरियोस जनरेट हो जाएंगे। ओके, सो दैट वाज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। In the coming video, we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.